नमस्कार दोस्तों, जन के मन की बात के इस एपिसोड में मैं शैलेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उस जन के मन की बात को लेकर आ रहा हूं। वह जनता जो चुप है, जो सहन करने को ही अपना जीवन समझ बैठी है, परंतु मन में भाव तो आते हैं। और ऐसे भाव जब 1 वर्ष से यह देश महामारी से जूझ रहा है, परंतु जनता को सहायता के नाम पर आज तक झूठे वादों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। विपदा के समय जिन मजदूरों को भूखे मरने सड़कों पर नंगे छोड़ दिया गया था, नंगे पैर उन्हें चला दिया गया था, उन्हें उसी चुप जनता ने भोजन प्रदान कर, अन्य सुविधाएं प्रदान कर उनके गंतव्य तक पहुंचाया। तो जनता तो अपना कर्तव्य बखूबी जानती है, पर क्या सरकारें अपना कर्तव्य समझ रही हैं? नहीं। सरकारों को कर्तव्य कब समझ में आएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में जनता को कर्तव्य समझाते हुए दिखते जाएंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में भी जनता को कहेंगे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर वही 2 गज की दूरी और मास्क चुनावी रैलियों में नदारद क्यों हो जाते हैं? आज जब सभी शमशानों में लाशों की भीड़ लगी हुई है, विद्युत शवदागृहों की चिमनियां जल चुकी है, पिघल चुकी हैं, इतने शव जले हैं, ऐसी विपदा में चुनाव प्रचार में अटखेलियां करते ये नेता क्या ऐसे दर्शित नहीं होते कि लाश पर उत्सव मनाया जा रहा है? आखिर इन राजनेताओं को, इन सरकारों को कब अपने कर्तव्य समझ में आएंगे? क्या सरकार चलाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप चुनाव लड़ें, चुनावी रैलियां करें, आम सभाएं करें और चुनाव जीत जाएं? क्या इसी को देश चलाना कहते हैं? जब सरकार को मालूम था कि द्वितीय लहर कोरोना की कभी भी आ सकती है और वह पहली से ज़्यादा भयावह होगी, तो मेरा प्रश्न सरकार से सीधा सीधा यह है कि तुमने 1 वर्ष में किया क्या? ऐसी क्या जनहित की योजनाएं तुमने लागू कर दी? ऐसी क्या महामारी के लिए तुमने रणनीति बना ली कि जिससे आम जन निर्भय होकर रह सके? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिस आपदा के समय गत वर्ष प्रधानमंत्री कटोरा लेकर जनता के सम्मुख आ गए थे और प्रधानमंत्री आपदा कोष के नाम से धन लिया था, उस धन का क्या हुआ? कितना धन उस समय से महामारी के प्रकोप को शांत करने के लिए लगाया गया? और यदि लगाया गया तो वह दिख क्यों नहीं रहा है? लगभग 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित है कि उस राहत फंड में आए थे। उस राहत कोष की राशि इतनी बड़ी थी, तो उसमें से न तो गरीबों के लिए, गरीबों के खातों में सीधे सीधे पैसे आए हैं, और जो आए हैं वो तो बहुत ही नाम मात्र के, ऊँट के मुंह में जीरे के समान। तो आखिर उन पैसों का किया क्या गया? क्योंकि पारदर्शिता उस फंड में थी ही नहीं, न कोई ऑडिट था, नहीं आपको ITR के माध्यम से उसकी जानकारी मिल सकती है।
उस फंड की राशि का तो कोई उपयोग इस आपदा में हुआ ही नहीं है, तो उस फंड को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह मेरा दूसरा प्रश्न है। महोदय, क्या केवल जनता ही अपने कर्तव्यों को समझेगी? यदि ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता भी जनता के दान पर होनी है, वेंटिलेटर भी जनता दान करे, जनता आपको टैक्स भी दे, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप क्या केवल मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, या लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? जब जमातियों को, मरकज को पिछले वर्ष दोषी ठहराया गया था, उनके खिलाफ एक प्रकार का इतना घिनौना प्रोपेगेंडा आपने अपने खरीदे हुए न्यूज़ चैनलों पर चलवाया था। उन्हें इस प्रकार दोषी बना दिया गया था कि इस कोरोना महामारी को भारत में फैलाने का कार्य उन्होंने ही किया है। तो आज जो कुंभ चल रहा है, उस कुंभ के अंदर इकट्ठी हुई भीड़ श्रद्धालु क्यों हैं, और मरकज में इकट्ठे हुए जमाती कोरोना बम क्यों हैं? आपकी सोच ही इतनी भ्रष्ट है, इतनी गिरी हुई है कि आप बीमारी में भी अपनी सांप्रदायिकता का रंग देकर उसमें अपने वोट खोजने लगते हैं। सीधे सीधे शब्दों पर, लाशों पर राजनीति करना आपका शौक है। जिस गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, वहां गुजरात में आप जाकर देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। वही जनता त्राहिमाम कर रही है जिन्होंने आपको इस प्रधानमंत्री पद के काबिल बनाया था। श्रीमान, यह भारत है, गुजरात नहीं। सीधे सीधे शब्दों में, अगर जमाती कोरोना बम थे तो कुंभातीय भी कोरोना बम ही हैं। आप देख लीजिएगा हालत। ये अंतिम शाही स्नान के बाद भारत में कोरोना केसों की संख्या में और कितनी बढ़ोतरी होती है, और तब तक तो आपका बंगाल का चुनाव भी हो जाएगा। आप पुनः टीवी पर आ जाएंगे, अपने मगरमच्छी आंसू बहाएंगे और कह देंगे कि वापस सब अपने घरों में बंद हो जाओ। क्या आपने सोचा है कभी इस प्रकार का लॉकडाउन लगाने से या कोरोना कर्फ्यू लगाने से जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके भोजन का क्या होता होगा? या जो मध्यम वर्ग है, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उनकी जीवन व्यापन के खर्च कहां से पूर्ण होंगे? WHO भी जब कह चुका है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है, तो क्यों नहीं आपने एक वर्ष में वह योजनाएं तैयार की कि फिर से इस देश को लॉकडाउन जैसी भयानक समस्या का निर्वहन नहीं करना पड़े? या तो आप अपने कर्तव्य को समझिए कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन्हें आप सीधे सीधे पैसे उनके खातों में जमा करें और फिर इस देश में लॉकडाउन या आपका कोरोना कर्फ्यू लागू करें। अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की ज्यादतियों का जनता के ऊपर। आपका प्रशासन अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाने लगा है। महोदय, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी। यदि आपको याद नहीं हो तो आपको याद दिला दूं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
सरकार की महती जिम्मेदारी है उससे भी आप विमुख हो रहे हैं। मात्र एक महामारी का बहाना बनाकर, क्योंकि आपकी तैयारियां नगण्य थी। ना आपने वेंटिलेटर खरीदे हैं, ना ऑक्सीजन की आप पर्याप्त उपलब्धता सुगमता सुनियोजित करवा रहे हैं, नहीं जिस वैक्सीन का ढिंडोरा आपने पीटा था उस वैक्सीन को पूर्ण रूप से उपलब्ध करवा पा रहे हैं। अपनी स्वयं की पीठ ठोकते हुए आपने कहा था कि पूरा विश्व हमको आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। तो श्रीमान, पूरा विश्व अब हम पर हंस रहा है। जो सच्ची खबरें दिखाते हैं उन चैनलों पर जाइए, उन अखबारों पर जाइए, उनकी रिपोर्टें पढ़िए। आपकी वाही वाही नहीं, आपकी हंसी उड़ रही है। आपदा को अवसर बनाना, यह भी आपका वाक्य था। क्या खूब अवसर बनाया है आपने मोदी जी, वाह। प्राण देने वाले इंजेक्शनों की कालाबाजारी, वास्तव में आपदा में अवसर है। कितना कमा रहे हैं कालाबाजारी लोग, और आपका प्रशासन लगाम नहीं कस पा रहा। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु आपको समय नहीं है बंगाल चुनाव के सिवा देश की समस्याओं पर ध्यान देने का। आपने पल्ला झाड़ लिया कि अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे। मुख्यमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया कि जिलाधिकारी देखेंगे। जिलाधिकारियों ने पल्ला झाड़ा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो कहेगी वह हम करेंगे। जनता को तो खिलौना बना दिया आपने। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में क्या जनता का कोई नुमाइंदा है? नहीं। जिस प्रदेश में जहां की सरकारें हैं वहीं के विधायक और उन्हीं की पार्टी के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हैं। जनता कहाँ है? जनता क्या केवल वोट देने के लिए है? वोट बैंक को आपने अपनी हाथ की कठपुतली बना लिया है, परंतु यही वोट बैंक जब उठकर सामने आएगा तो आपको और आपकी सरकार के नुमाइंदों को और प्रशासन को कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हिटलर भी एकांतवास में गया था, उसकी भी सत्ता नष्ट हुई थी। रावण की भी सत्ता नष्ट हुई थी। इतना घमंड अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री जी। कितना आश्चर्य होता है कि जब आप 130 करोड़ की जनता के देश को संभालते हैं, एक आशा भरी दृष्टि से पूरा विश्व और पूरा देश आपको देखता है। बहुत खुशी होती है जब हम संसद की चौखट पर शीश नवाते हुए जाते हैं तो लगता है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो देश हित में कार्य करेगा। परंतु उसके बाद की सारी नौटंकियां जब सम्मुख आती है तो आपको प्रधानमंत्री नहीं, एक कुशल कलाकार, एक कुशल नाट्य कलाकार कहने का मन करता है। अब भी समय है इस लाशों के अंबार से देश को बचाने का। अब भी समय है जनता को उसका पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने का। जनता कोल्हू का बैल नहीं है, जनता ही इस देश की अस्मिता है और इसी जनता से यह देश बना हुआ है। तो कृपा कर कर सांप्रदायिक विघटन मत कराइए, जनता का सम्मान करिए और अपने कर्तव्यों को समझिए। लोग कहते हैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करें, मिलजुल कर काम करें। लोग कहते हैं डराएं नहीं, आपदा में सरकार से सवाल नहीं करें। क्यों नहीं करें? करना हमारा मूलभूत अधिकार है, हम उससे नहीं विमुख हो सकते। यदि आपदा अकस्मात आ जाती तो आप दोषी नहीं होते, पर आपदा अकस्मात नहीं आई है,
पिछले साल से इस साल के मध्य आपको समय भी दिया कि संभल जाओ, पर आपको अपने थोती नौटंकी और उत्सव मनाने जैसी परंपराओं से हटकर जनता का हित पसंद नहीं आया, और इसी कारण आज पूरे देश की यह स्थिति, और इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार और आप, चूंकि आप मुखिया हैं, आप दोषी हैं। चुनाव आयोग दोषी है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट दोषी है। जितनी भी मृत्यु हो रही है उन सब की दोषी आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपके नुमाइंदे और आपकी खरीदी हुई मीडिया ही है, और उन पर केस चलना चाहिए। और जनता, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जगकर, चुप्पी को तोड़कर सभी को अब सरकार से प्रश्न करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो ही कल्याण संभव है। अन्यथा इस चुप्पी चुप्पी में जीवन समाप्त हो जाएगा और हमारा इतिहास यह कहलाया जाएगा कि हम इस मौन को, इस चुप्पी को और इस चुप्पी को सहन करके जीवन को यापन करने को ही जीवन समझ रहे थे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जय हिंद दोस्तों।